नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम इतिहास खंड के अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 1 करेंगे। बच्चों, यह अध्याय हम 2 भाग में करेंगे। भाग 1 के अंदर हम मुद्रण संस्कृति का कैसे विकास हुआ, कौन कौन से रास्ते इसने अपनाए और कैसे ये आगे बढ़ी, और भाग 2 के अंदर मैं बात करूं तो भारत में जो मुद्रण संस्कृति आई उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। सबसे पहले अगर मैं बच्चों बात करूं तो मुद्रित या छापी हुई सामग्री के बगैर हमारे लिए इस दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। बच्चों, जैसे कि अगर आज की मैं बात करूं तो आज अपने आसपास सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक हम ऐसी चीज़ों से घिरे रहते हैं जहां अपने को मुद्रित सामग्रियां मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट वर्ग की बात करूं तो आप किताबें पढ़ते हो बच्चों, तो किताबों में भी छपाई का काम हो रखा है। आप खुद भी लिखते हो, कहीं ना कहीं आप छापने का काम ही करते हो। यानी कि हमारी अगर मान लो बच्चों ऐसा कुछ ना होता, कोई लैंग्वेज ही ना होती, कोई छपाई ही ना होती, तो उसके बिना अपनी बात किसी दूसरे को समझा पाना या रिकॉर्ड रख पाना किन्हीं चीज़ों का बहुत ही मुश्किल हो जाता। आज हमारे पास हर जगह मुद्रित वस्तुएं हैं। उदाहरण के लिए किताबें, अखबार, यानी कि सुबह की जो शुरुआत होती है बच्चों वही हमारी मुद्रित सामग्री से ही होती है। अखबार, पत्र पत्रिकाएं, कैलेंडर, सरकारी सूचनाएं, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और क्या नहीं। बच्चों, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये भी कैसे न कैसे एक प्रकार से छपाई का ही, मुद्रण का ही एक रूप है। तो इस छपाई के पहले भी एक दुनिया थी, यानी कि जब तक हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं थी या छापने का कोई तरीका नहीं था, उससे पहले की मैं बात करूं तो इस छपाई के पहले भी लोग जीते थे। परंतु इस छपाई के इतिहास ने इस दुनिया को एक नया आकार दिया। नया आकार का मतलब है बच्चों कि अब जो लोग थे वो अपने पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों को संभाल कर रख सकते थे, अपने परिवार का ब्यौरा रख सकते थे, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसे जान सकते थे, यानी कि अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। यानी कि हम पूरे दिन कहीं ना कहीं मुद्रण से ही घिरे रहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक नया रूप ही दे दिया यह छपाई की दुनिया, और इस छपाई की दुनिया ने इस आधुनिक युग को एक नया आकार कैसे दिया। अब जानेंगे कि कैसे एक नया आकार मिला इसको। शुरुआती छपी किताबें। अब मैं इसकी शुरुआत की बात कर रहा हूं बच्चों, जब मुद्रण की शुरुआत हुई कि मुद्रण की शुरुआत में क्या हुआ, कैसे इसकी छपाई आगे चली। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। बच्चों, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक है कि जो छपाई या जो कागज़ है इसका आविष्कार कहाँ हुआ। तो छपाई कह दो, चाहे कागज़ कह दो बच्चों, इसका आविष्कार हुआ सबसे पहले चीन के अंदर। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उससे कागज पर प्रिंटिंग की जाती थी। यानी कि एक लकड़ी का ब्लॉक बनाया जाता था और उसके ऊपर एक स्याही लगा दी जाती थी अक्षरों की बनावट बनाकर, और उसके ऊपर कागज रखकर उसे एज ए रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाता था। यानी कि छपाई का कार्य किया जाता था। उस जमाने में कागज पतले और झिर्रीदार होते थे, यानी कि उस कागज की क्वालिटी की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ऐसे कागज पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था, यानी कि कागज की क्वालिटी बहुत कम थी। अगर आपने एक तरफ छाप दिया तो आपको लगभग दूसरा उसी का छपा हुआ दूसरी तरफ भी दिखता था, तो आप दूसरी तरफ कोई नया मुद्रण नहीं कर सकते थे। तो कागज के दोनों सिरों को टांके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर अकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। यानी कि आधे आधे कागज में छपाई करते थे और बाद में उसे उसी हिसाब से मोड़कर एक बुक का रूप दिया जाता था। उस जमाने में किस तरह की किताबें छापी जाती थी और उन्हें कौन पढ़ता था। अब बात आ रही है बच्चों किताबों की। तो आप सोच सकते हो बच्चों, जब प्रारंभिक काल था, जब छपाई प्रारंभ हुई थी, सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों से ही प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं। तो एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र, यानी कि जो राजशाही जो लोग होते थे, क्योंकि छपाई का काम चीन से प्रारंभ हुआ, तो चीन के जो राजतंत्र के जो लोग थे, तो राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। यानी कि वो ही छपे हुए सामग्री की डिमांड करते थे और वो इसे पढ़ते थे। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। यानी कि उस समय भी, जब मैं बात करता हूँ कि वहाँ आज जैसे अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती है यूपीएससी के द्वारा।
आपको एक कागज के रूप में पेपर दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो ये कार्य पहले से चल रहा है चीन के अंदर, यानी कि परीक्षा ली जाती थी, एक प्रॉपर परीक्षा पद्धति अपनाई जाती थी। तो इसी परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छपवाता था। आज भी अगर आप बच्चों किसी नौकरी के लिए तैयारी करते हो तो उससे जुड़ा पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए बाजार से किताबें लेके आते हो, तो वो काम पहले भी होता था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए किताबें छपने की रफ्तार भी बढ़ गई। यानी कि शुरुआत के अंदर जो किताबें आई वो इन पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई किताबें ही थी। तो क्या केवल विद्यार्थी ही किताब पढ़ते थे? अभी एक नया क्वेश्चन आ गया बच्चों, जैसे कि मैंने बात की कि प्रशासनिक सेवा के अंदर जो पाठ्यक्रम था उससे संबंधित किताबें लाई गई, तो क्या सिर्फ उतनी ही किताबें छपी जो सिर्फ सिविल सेवा से जुड़ी हुई थी? क्या वही सिर्फ किताबें थी? नहीं बच्चों, इसके अलावा भी थी। यहाँ देखेंगे अपने कि 17वीं सदी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी, अब व्यापारी भी रोजमर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे ताकि व्यापार से जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। यानी कि अपने लिए एक हिसाब डायरी रखने लगे ताकि वो अपना हिसाब रख सकें कि किस फर्म को कितना माल दिया है, किससे कितना माल लिया है, किससे कितने पैसे दिए हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, यानी कि पूरा हिसाब रखा जा सके, उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छपकर आने लगे। इससे पढ़ने के शौकीन लोगों के शौक पूरे हो सके। जैसे शहरीकरण की बात करूँ, शहरों में पढ़ने के शौकीन लोग थे, अब उनको पढ़ने के लिए नाटक, कविताएं, कहानियां जैसी किताबें छपने लगी थी। यानी कि अब किताबें सिर्फ सिविल पाठ्यक्रम तक ही निर्भर नहीं थी, इससे भी आगे बढ़ चुकी थी। खाली समय में पढ़ना एक फैशन जैसा बन गया था, क्योंकि बच्चों नई नई चीज थी। मुद्रण आपको अभी अभी मिलना प्रारंभ हुआ था, तो लोगों के शौक थे पढ़ाई करना, पढ़ना। रईस महिलाओं में भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा और उनमें से कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपवाई। यानी कि इस क्रम के अंदर जैसे जैसे ये माहौल बनता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, इसमें क्रेज आ गया बच्चों पढ़ाई करने का, सिर्फ शौकीनिया तौर पर कि हम नाटक की किताबें पढ़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इस मुद्रण ने लोगों को पढ़ाई से जोड़ना भी शुरू कर दिया था। जापान में छपाई कैसे आई बच्चों? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, छपाई शुरुआती तौर पर चीन, जापान और कोरिया में आई थी। स्टार्टिंग चीन से ही। अब बात करते हैं चीन से जापान तक कैसे पहुंची। प्रिंट टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 767 से 770 ईस्वी के आसपास जापान लाया गया। मतलब जो बौद्ध ग्रंथ, जो व्यक्ति थे, जो घुमक्कड़ थे, जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो जब वो जापान पहुंचे तो जापान वो अपने साथ इस टेक्नोलॉजी को लेकर गए थे। बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र, ये किताब का नाम है बच्चों डायमंड सूत्र, जो 868 ईस्वी में छपी थी, को जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। यानी कि जापान के अंदर छपने वाली सबसे पुरानी जो किताब है वो है डायमंड सूत्र, जो कि किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उस समय पुस्तकालयों और किताब की दुकानों में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्रियां भरी होती थी। यानी कि धीरे धीरे अब छपाई का काम बढ़ता जा रहा था, तो उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी, जैसे महिलाएं, वाद्ययंत्र, गणना, चाय, समारोह, फूल सज्जा, शिष्टाचार, पाक कला, प्रसिद्ध स्थल आदि। ये किताबों के विषय हैं बच्चों कि किन किन विषयों पर किताबें छपना प्रारंभ हो चुकी थी। आज भी अगर मैं बात करूं बच्चों, ऐसी किताबें बहुत सी छपती हैं जिनके अंदर कहानियां होती है, कविताएं होती हैं, आत्मकथाएं होती हैं। तो ऐसे ही प्रारंभ उसमें भी हो चुका था। अब मैं बात करता हूं यूरोप में मुद्रण का आना भी जापान से। अब कैसे यूरोप के अंदर ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुंची, मतलब कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी हद में लिया, उसकी बात कर रहे हैं अपने। जैसा कि हम जानते हैं रेशम मार्ग, बच्चों रेशम मार्ग जो है वो चाइना से, चीन से दुनिया के हर एक देश को जोड़ता है।
यानी कि हर एक महाद्वीप तक जाता है। तो रेशम मार्ग के जरिए कैसे, कि रेशम मार्ग से चीन से यूरोप में रेशम और मसाले आते थे। ये बात कर रहे हैं रेशम मार्ग की, जो भारत के बिल्कुल उत्तर से होकर भी निकलता है बच्चों। तो 11वीं सदी में चीन से यूरोप में रेशम मार्ग के जरिए कागजों का भी आयात हो रहा था। जैसे जैसे यूरोप में कागज आने लगे वैसे वैसे वहाँ पर मुंशियों के द्वारा पांडुलिपियाँ लिखे जाने लगी। यानी कि जब कागज चाइना से यूरोप में पहुँचने लगे तो अब वहाँ के लोगों ने धीरे धीरे उनके ऊपर छपाई करना प्रारंभ कर दिया था और लोगों ने जिसे बहुत पसंद किया, जिसकी वजह से जब मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री 1295 में चीन से लौटा तो अपने साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर आया। यानी कि यूरोप के अंदर अगर मैं बात करूं प्रिंटिंग का जो श्रेय है वो जाता है बच्चों मार्को पोलो को। यानी कि यही वो व्यक्ति थे जो चाइना से प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो लेकर गए यूरोप में। इस तरह इटली में भी प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। इटली बच्चों यूरोप में पड़ता है। उसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गई। यानी कि यूरोपीय अगर देशों में मैं बात करूं तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी बच्चों वो पहुंची इटली के पास और इटली से होते हुए यह यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगी थी, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, लग्जमबर्ग। जैसे उसमें मतलब इतनी सीटें अलग अलग तो नहीं होती थी बच्चों, ये एक साथ हुआ करती थी। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये बड़ी बड़ी केंद्र थे यूरोप के। तो उस जमाने में कागज पर छपी हुई किताबों को सस्ती चीज समझा जाता था और हेय दृष्टि से देखा जाता था। यानी कि बच्चों कुछ लोगों की मानसिकता ये होती थी कि ये तो चीज़ सस्ती है, यानी कि ये हमारे लिए नहीं है, इसे गरीब लोग पढ़ेंगे, यानी कि ये हमारी क्वालिटी से मैच नहीं करती। इसलिए कुलीन और रईस लोगों के लिए किताब छापने के लिए वेलम का इस्तेमाल होता था। ये अलग टेक्निक है बच्चों, एक तरीका है अलग से। तो वेलम चमड़े से बनाया जाता था, यानी कि वो कागज का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे कि हमारे लिए जो छपाई है वो कागज पर न होकर वेलम पर, चमड़े के कपड़े पर हो, यानी कि चमड़े के ऊपर हो और पतली शीट की तरह होता था। वेलम पर छपी किताब को रईसी की निशानी माना जाता था। यानी कि बस उसी किताब को कागज पर न छाप कर चमड़े के ऊपर छाप देना और उसे बाजार में लेकर आना कहीं ना कहीं रईसी का प्रतीक माना जाता था। 15वीं सदी के शुरुआत तक यूरोप में तरह तरह के सामानों पर छपाई करने के लिए लकड़ी के ब्लॉक को जमकर इस्तेमाल होने लगा। इससे हाथ से लिखी हुई किताबें लगभग गायब ही हो गई। यानी कि अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी इसमें विस्तार होने लगा था। हाथ से छपी हुई प्रिंटिंग को या हाथ से लिखी हुई बातें अब पीछे कहीं रह गई थी, दूर की कोड़ी मालूम हो रही थी। अब धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी ने पूरी जो दुनिया है इसको हद में लेना प्रारंभ कर दिया था। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। बच्चों ये वो महान व्यक्ति है गुटेनबर्ग, जिन्होंने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोला और एक प्रिंटिंग के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया इतिहास बनाया था। आइए शुरू करते हैं इनके बारे में। तो गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की आधुनिक जो ज्ञाता थे वो इन्हें ही माना जाता था। तो गुटेनबर्ग किसी व्यापारी के बेटे थे, यानी कि अगर इनकी मैं बात करूँ तो ये व्यापारी के बेटे थे और खुद में भी इनमें बच्चों बहुत कौशल थे अलग अलग तरह के। जैसे कि आप देखेंगे अभी अपने बचपन से ही उन्होंने जैतून और शराब की प्रेस देखी थी। उसने पत्थरों पर पॉलिश करने की कला भी सीखी थी। उसने सोने के जेवर बनाने भी सीखे थे। इसके अलावा वह लेड के सांचे भी बनाता था जिनका इस्तेमाल सस्ते जेवरों को डालने के लिए किया जाता था। तो आप देख सकते हो बच्चों इनके अंदर खुद कितने कौशल थे। और बच्चों ये वही सब कौशल हैं जो जरूरी होते हैं प्रिंटिंग के अंदर। आगे देखते हैं। इस तरह से गुटेनबर्ग के पास हर वह जरूरी ज्ञान था जिसका इस्तेमाल करके उसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया। यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई क्रांति लेकर आए। उसने जैतून के प्रेस को अपने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया। उसने अपने सांचों का
इस्तेमाल करके छापने के लिए अक्षर बनाए और 1448 ईस्वी तक गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को दुरुस्त बना लिया था और उसने अपने प्रेस में सबसे पहले बाइबल को छापा था। यानी कि अगर बच्चों को आपसे पूछे कि गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस था उसमें सबसे पहले जो किताब छपी थी वो किताब कौन सी थी, तो बच्चों वो थी बाइबल। शुरू में छपने वाली किताबें डिजाइन के मामले में पांडुलिपि जैसी ही लगी थी। उसके बाद 1450 से 1550 के बीच 100 सालों में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में प्रेस लगाए गए। यानी कि अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका था, उसमें एक नई क्रांति आ चुकी थी। तो अब उससे संबंधित जितने भी अलग अलग जो क्षेत्र थे वहां प्रेस स्थापित होने लगे थे। प्रिंट उद्योग में इतनी अच्छी वृद्धि हुई कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि उसके शुरुआत में, यूरोप के बाजारों में लगभग 2 करोड़ किताबें छापी गई। अब ये बच्चों आप संख्या देख सकते हो, उस समय प्रिंटिंग प्रेस इतनी ऊंचाइयों को छू चुकी थी कि लगभग 2 करोड़ किताबें छापी गई। 17वीं सदी में यह संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई थी। आप देख सकते हो बच्चों संख्या कितनी ज्यादा बढ़ रही थी। मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव। अब मैं बात करता हूं कि मुद्रण क्रांति के प्रभाव क्या पड़े थे। पाठकों का एक नया वर्ग, यानी कि इसे एक नया वर्ग पनपा। अब बात करूं बच्चों उस समय अगर मैं बात करूं तो ऐसी किताबें भी छपने लगी थी जो बच्चों के लिए थी, महिलाओं के लिए थी। तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को किताबों से जोड़ा गया। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पाठकों का एक नया वर्ग उदित हुआ। अब आसानी से किसी भी किताब की अनेक कॉपी बनाई जा सकती थी, इसलिए किताबें सस्ती हो गई और इससे पाठकों की बढ़ती संख्या को संतुष्ट करने में काफी मदद मिली। यानी कि बच्चों अगर आप हाथ से लिखते हो तो आप एक किताब लिख सकते हो, वो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग पढ़ सकते हैं। वहीं आपने 1000 किताबें एक जैसी बना दी तो उसे 1000 लोग पढ़ सकते हैं। अब वो एक किताब अगर कोई एक व्यक्ति पढ़े तो उसके लिए बोली लगेगी, यानी कि कहीं ना कहीं उस किताब का रेट अपने प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अब किताबें बहुत ज्यादा थी, व्यक्ति यानी कि अब उत्पादन बढ़ गया, मांग उतनी ही है, तो लगातार क्या हो गया, रेट कम हो गए थे। अब किताबें सामान्य लोगों की पहुंच में आ गई, इससे पढ़ने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ और 12वीं सदी के यूरोप में साक्षरता का स्तर काफी नीचे था और प्रकाशक एक ऐसी किताबें छापते थे जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लोकप्रिय गीत, लोक कथाएं और अन्य कहानियों को इसलिए छापा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें सुनकर ही समझ लें। पढ़े लिखे लोग इन कहानियों को उन लोगों के पढ़कर सुनाते थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। यानी कि कैसे धीरे धीरे विकास हो रहा था प्रिंटिंग प्रेस का। ऐसी ऐसी किताबें बनाई गई जो लोगों में पढ़ने के लिए एक जागरूकता पैदा करे, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को एक नए वर्ग को इसे जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका था। धार्मिक विवाद और प्रिंटिंग का डर। अब बात आती है बच्चों कि कैसे, जैसे बच्चों अगर आज भी मैं बात करूं, कुछ ऐसी धार्मिक किताबें हैं जिनके साथ बेअदबी होती है तो उसको कई बार हिंसा का कारण भी बन जाते हैं। तो अगर वो छपाई ही ना होती तो क्या कभी ऐसा होता? तो उससे संबंधित बात हम यहां करेंगे कि प्रिंट के आने से नए तरह की बहस और विवाद को अवसर मिलने लगे, धर्म के कुछ स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठने लगे और पुरातन पंथी लोगों को लगता था कि इससे पुरानी व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो रही थी। क्योंकि बच्चों अब वो जितनी भी धार्मिक किताबें थी वो हर एक व्यक्ति खरीद सकता था, उसको पढ़ सकता था, तो अब उसकी भी समझ होने लगी थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई एक ही व्यक्ति के पास किताब है, अब वो अपने हिसाब से अपने मनमाने तरीके से लोगों को बताए और उसके अंदर जो कमियां हैं वो तो न बताए और जो अपने लिए जो लाभदायक चीजें उनको सिर्फ लोगों तक प्रकाशित करे। अब ऐसा नहीं था, हर एक लोग उसकी बारीकी को जान रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी उसमें सामने आई जो लोगों को पसंद भी नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार के विवाद भी खड़े हो रहे थे। ईसाई धर्म की प्रोटेस्ट क्रांति भी प्रिंट संस्कृति के कारण ही संभव हो पाई थी। धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने वाले नए विचारों से रोम के चर्च को परेशानी होने लगी और 1558 के बाद तो चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की लिस्ट भी रखनी शुरू कर दी थी। यानी कि ऐसी किताबें आई जिन्होंने धर्म का विरोध किया, लोगों ने उसको पढ़कर धर्म को समझने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं उन्हीं किताबों के अनुसार लोगों ने धर्मों के खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी किताबों को बैन भी कर दिया गया था। प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रिंट संस्कृति से क्या संबंध है उसकी बात करेंगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि
प्रिंट संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। मैं उन कारणों की बात करूंगा जिसे फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ोतरी मिली, यानी कि इसने एक नया रूप लिया। प्रिंट के कारण ज्ञानोदय, यानी कि जो ज्ञान का बढ़ावा करती हैं, के विचारकों, उन विचारकों का जो ज्ञान का बढ़ावा करने वाले स्लोगन लिखते थे, के विचार लोकप्रिय हुए। इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की कड़ी आलोचना की और वोल्टेयर और रूसी को ज्ञानोदय का अग्रणी विचारक, ये कुछ दो लोग थे बच्चों, वोल्टेयर और रूसी, जिन्होंने क्रांतियों के अंदर अपने विचारों के कारण एक अलग प्रकार की क्रांति खड़ी की थी। प्रिंट के कारण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। अब आम आदमी भी मूल्य, संस्थाओं और प्रचलनों पर विवाद करने लगा। अब आम आदमी स्थापित मान्यताओं पर सवाल करने लगा, क्योंकि अब हर एक प्रकार की जानकारी हो चुकी थी आम आदमी को उन प्रिंटिंग प्रेस के कारण। उन सवालों को पढ़कर, उन किताबों को पढ़कर अब वो भी धर्म की बारीकियों को जान रहे थे। और 1780 के दशक आने तक ऐसे साहित्य की बाढ़ आ गई जिसमें राजशाही का मखौल उड़ाया जाने लगा और उनकी नैतिकता की आलोचना होने लगी। प्रिंट के कारण राजशाही की ऐसी छवि बनी जिसमें यह दिखाया गया कि आम जनता की कीमत पर राजशाही के लोग विलासिता करते हैं, यानी कि राजशाही के लोग क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे अपने जीवन को जीते हैं, कैसे वो आम जनता के पैसे का उपयोग करके अपने लिए सुख समृद्धि की संभावना को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जब ये बातें लोगों के सामने आई तो लोगों ने उनका विरोध करना भी प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि बच्चों जो राजशाही परिवार थे वो कहीं ना कहीं करों पर तो जीवित थे। अब लोगों ने उन करों के ऊपर मांग उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों को उनका ज्ञान हो चुका था। 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में जबरदस्त उछाल आया, यानी कि साक्षरता मतलब पढ़ने वाले लोगों में। इससे पाठकों का एक ऐसा नया वर्ग उभरा जिसमें बच्चे, महिलाएं, मजदूर आदि शामिल थे, यानी कि हर एक वर्ग ने पढ़ना शुरू कर दिया था। बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से किताबें लिखी जाने लगी। कई लोक कथाओं को बदल कर लिखा गया ताकि बच्चे उन्हें आसानी से समझ सकें। कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन गई, यानी कि पढ़ने के तरीके देखते देखते उन्हें अपने विचारों को भी लिख दिया और इससे उनका महत्व और बढ़ गया, यानी कि किताबों का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय 17वीं सदी में ही प्रचलन में आ गए, यानी कि लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं बच्चों, जो कुछ समय के लिए एक फिक्स रेट पे किताब को देता और बाद में वापस ले लेता है। अब उस तरह के पुस्तकालयों में व्हाइट कॉलर मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग भी अड्डा जमाने लगे थे, यानी कि उन्हें पढ़ने लगे थे। प्रिंट तकनीक में अन्य सुधार, अब मैं बात करता हूं कि आगे और कौन कौन से सुधार हुए प्रिंट तकनीक के अंदर। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति से चलने वाला सिलेंड्रिकल प्रेस बना लिया। अब बच्चों बात आई कि अब जैसे औद्योगिकरण हुआ वैसे वैसे प्रेस के अंदर भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, तो ऐसे ही एक नया तकनीक आई सिलेंड्रिकल प्रेस, जो कि अब तेजी से किताबें छाप सकती थी। इस प्रेस से 1 घंटे में 8000 पेज छापे जा सकते थे, यानी कि अब किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। और 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो चुकी थी। ऑफसेट प्रिंटिंग से एक ही बार में 6 रंगों में छपाई की जा सकती थी, यानी कि अब रंगीन किताबें भी छपना प्रारंभ हो चुकी थी। 20वीं सदी के आते ही बिजली से चलने वाले इस्तेमाल में आने लगी। इससे छपाई के काम में और तेजी आ गई, यानी कि किताबों की जो संख्या थी, पन्नों की जो संख्या थी प्रति घंटे वो बढ़ने लगी थी। इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुए। सभी सुधारों का सामूहिक सार हुआ जिससे छपी हुई सामग्री का रूप ही बदल गया। तो बच्चों आज के इस अध्याय के भाग 1 में इतना ही। इसके बाद भाग 2 में हम भारत के अंदर मुद्रित जो व्यवस्थाएं थी, जो मुद्रित के जो प्रभाव थे उसके बारे में देखेंगे। भाग 1 में इतना ही। अब हम मिलते हैं भाग 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।